आज हम बात करेंगे माइग्रेशन पैरामीटर के पार्ट 3 की। माइग्रेशन पैरामीटर के पार्ट 3 की बात करने जा रहा हूँ। पहले हमने माइग्रेशन पैरामीटर का पहले हिस्से में हमने पढ़ा था आरएफ वैल्यू यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था आरएम वैल्यू के बारे में। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि हमने रिटार्डेशन फैक्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है रिटार्डेशन फैक्टर, ये क्या है, मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है। रिटार्डेशन फैक्टर इज इक्वल टू द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन। ठीक है ना, यानी कि कंपोनेंट का इस बेसलाइन से डिस्टेंस वो आ गया, और उसके बटे के नीचे द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन एंड द डिस्टेंस बिटवीन बेसलाइन एंड सॉल्वेंट फ्रंट और बेसलाइन के दरमियान डिस्टेंस वो आ गया। ये हमारा था आरएफ वैल्यू और रिटार्डेशन फैक्टर की तारीफ मैंने बताई है। और आगे जब हमने आरएम वैल्यू की हमने जो सा है रिटार्डेशन फैक्टर की भी बात कर ली। फिर उसके बाद हमने आरएफ वैल्यू, ठीक है ना, फिर उसके बाद आरएम की वैल्यू भी हमने बता दी। फिर उसके बाद आगे आरएक्स की तारीफ ये है। जब हमने आरएम की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, 1/r/RF, इसको माइनस कर देंगे 1 के साथ, इसका लॉग ले लेंगे। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे आरएक्स वैल्यू की, यानी कि माइग्रेशन पैरामीटर के पहले हिस्से में हमने रिटार्डेशन फैक्टर की बात की। ठीक है ना, दूसरे पार्ट में हमने माइग्रेशन पैरामीटर दूसरा वाला डिस्कस किया। अब तीसरे पार्ट में हम माइग्रेशन का तीसरा वाला पैरामीटर आरएक्स वैल्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मैंने सारी तस्वीर बनाई हुई है। ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। ये सारा का सारा क्या है, इसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं। इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर ये मोबाइल फेज़ है। मोबाइल फेज़ के तौर पर ये क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मिसाल के तौर पर ये CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है ना, और ये जो सा है ये स्टेशनरी फेज़ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये फ़िल्टर पेपर है। इस फ़िल्टर पेपर पर हमको पता है कि स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने वाटर लिया हुआ है जो कि पोलर है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने वाटर लिया हुआ है जो कि सेलुलोज की चेन के अंदर फंसे होते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स धंसे होते हैं, ये मूव नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, ये पोलर सॉल्वेंट स्टेशनरी फेज़ के तौर पर लिया हुआ है। ये मोबाइल फेज़ के तौर पर हमने ना कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जो सा मोबाइल फेज़ के तौर पर हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ऐसे करके। ये ऊपर की तरफ मूव किया, जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, तो ये मिक्सचर ये जो सा ये मिक्सचर क्या है, ये मिक्सचर अपने अंदर दो कंपोनेंट रखता है, कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट्स रखता है, एक कंपोनेंट ए रखता है और दूसरा कंपोनेंट बी रखता है। मिक्सचर अपने अंदर दो कंपोनेंट्स रखता है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। ये जो सा सबसे ऊपर वाला कंपोनेंट होगा ये अपने अंदर नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा रखेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट से अट्रैक्शन रखने की वजह से, चूँकि ये मोबाइल फेज़ के तौर पर ये जो सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसने जाना तो ऊपर ही है। और जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट नॉन पोलर होगा ना, नॉन पोलर खसूसियत का हामिल होगा, वो इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस बनेगा, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ही ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा ना, वो मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट जो इससे ज़्यादा अट्रैक्शन रखेगा वो भी उसी के साथ ऊपर मूव करेगा।
मेरे कहने का मतलब क्या है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में ही अट्रैक्शन का बायस बनती हैं। पीछे हम 9-10 में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नॉन पोलर खसूसियत ज़्यादा मालिक था, इसलिए ये मोबाइल ये जो सा नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसके साथ अट्रैक्शन ज़्यादा रखेगा, इसलिए ऊपर चला गया। और ये जो सा नीचे इसलिए रह गया क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा हाल पजीर नहीं था। ये किस सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा हाल पजीर था? इस स्टेशनरी फेज़ में इस्तेमाल होने वाले ये H2O के साथ। H2O एक पोलर सॉल्वेंट है जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है, इसने इसको रोक लिया है, ऊपर जाने से इस कंपोनेंट को रोक लिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पोलर खसूसियत का मालिक है। इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस रखता है और पोलर सॉल्वेंट ने इससे ऊपर जाने नहीं दिया, इसलिए ये अपने अंदर पोलर खसूसियत ज़्यादा रखता है। और ये क्या है, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है, ये हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है, मुआवजा करना है हमने, ये स्टैंडर्ड लिया हुआ है। जैसे ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऊपर जाएगा ना, इस स्टैंडर्ड को भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा, इस स्टैंडर्ड को भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा, ये मुआवजा करेगा। ये स्टैंडर्ड है, ये इसे भी अपने साथ, यानी कि ये स्टैंडर्ड के तौर पर हमने लिया हुआ है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड के तौर पर हमने लिया हुआ है, यानी कि हमने क्या करना है, इस स्टैंडर्ड मुआवजा करना है मिक्सचर के इन कंपोनेंट्स का। ये जो उनसे दो कंपोनेंट मिक्सचर के, ये दो कंपोनेंट अलग जो उनसे हुए हैं, मिक्सचर के ये दो कंपोनेंट जो उनसे अलग हुए हैं, इन कंपोनेंट्स का मुआवजा करना है इस स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? फिर उसके बाद इस क्रोमेटोग्राम को हमने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। यहाँ से बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्रोमेटोग्राम को ये क्या है, ये बेस लाइन है, इसको हम कहेंगे ये क्या है, ये बेस लाइन है कि जहाँ पर हमारा मिक्सचर जो सा सैंपल है, ये जो सा मिक्सचर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारा जो सा ये एग्जिस्ट कर रहा था। और ये क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। ये सॉल्वेंट फ्रंट किसका ज़ाहिर कर रहा है, ये जहाँ तक हमारा सॉल्वेंट गया है, यानी कि जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये जो सा मोबाइल फेज़ के तौर पर ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसने जितना सफ़र किया है इस फ़िल्टर पेपर पर, वो होगा जी सॉल्वेंट फ्रंट। यानी कि इस बेस लाइन से कितना ऊपर की तरफ इसने ट्रैवल किया है इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने, वो आ जाएगा, ठीक है ना। समझ आ गई? उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट। यानी कि कितना इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ने इस फिल्टर पेपर पर ट्रैवल किया है बेस लाइन से, ये जो से हमने ऊपर की तरफ लाइन लगाई होती है, सॉल्वेंट फ्रंट इसे ही कहते हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान फासला, ये क्या जाहिर कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मूव किया है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा सकता ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बस यहाँ पर आकर रुक गया है, ये जाहिर कर रहा है सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है ना। जब हमेशा याद रखना कि जो सा मिक्सचर है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए, ये जो सा मिक्सचर है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। अगर ये डिप होगा तो मसला हो जाएगा। मिक्सचर है, ये स्टैंडर्ड है, ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए। और फिल्टर पेपर का तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर तक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होना चाहिए। और जैसे ही फिल्टर पेपर का 3/4 हिस्सा यानी कि 3/4 पार्ट फिल हो जाए इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो फिर फिल हो जाए और कितना खाली रह जाए, 1/4 पार्ट ब्लैंक रह जाए, इतना ब्लैंक रह जाए, इतना ब्लैंक रह जाए और इतना फिल हो जाए इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, तो फिर आपने इस फिल्टर पेपर को निकाल लेना। जैसे हम इस फिल्टर पेपर को निकालेंगे ना, ये फ़िल्टर पेपर हमने निकाल लिया, चलो जी ये निकाल लिया हमने। यहाँ पर इधर करके हमारा है जी, ये जो उनसे दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। और ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड के तौर पर जो सा है कंपोनेंट, ये जो स्टैंडर्ड हमने लिया था वो आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई? ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है मिक्सचर का।
ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड को, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड हमने मुआवजा करना है। अब हम आर एक्स वैल्यू, इसका फार्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बाय द component A from baseline, component from baseline। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्टैंडर्ड फ्रॉम बेसलाइन, यानी कि इस नीचे आएगा स्टैंडर्ड का, नीचे आएगा ये जो ना स्टैंडर्ड का डिस्टेंस है, स्टैंडर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर किया इस बेसलाइन से वो वाला, और ऊपर आएगा इस कंपोनेंट का, इन दोनों कंपोनेंट्स ने कितना फासला कवर किया है इस बेसलाइन से, वो आएगा, ठीक है ना। यानी कि डेफिनेशन लिख देते हैं कि द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द component from baseline and distance traveled by the standard from distance traveled by the standard from baseline। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये है इसकी डेफिनेशन थी। अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ, इससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। आर एक्स वैल्यू फॉर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आर एक्स वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं इन कंपोनेंट्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सा ये वाला ए का कंपोनेंट है, इसका फासला है 5, ये स्टैंडर्ड है, इसका भी फासला इस बेसलाइन से 5 है। इसी तरीके से इसका फासला क्या है, ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर आर एक्स वैल्यू फॉर ए, आर एक्स वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं ऑफ ए कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे, आर एक्स वैल्यू ऑफ ए कंपोनेंट के लिए हम क्या करेंगे कि ए कंपोनेंट का इस बेस लाइन से डिस्टेंस कितना है, वो आ जाएगा ऊपर पहले नंबर पर, यानी कि यही है ना, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन से कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। हम यहाँ पर ए कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ए कंपोनेंट का डिस्टेंस कितना है बेस लाइन से, वो आ गया नीचे, वो आ गया ऊपर, ठीक है ना। अब नीचे क्या आएगा, इस स्टैंडर्ड ने कितना फासला कवर किया इस बेस लाइन से, वो आ गया इधर। अब इधर हम आगे, इधर 1 आ गए, काट देंगे, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद आर एक्स वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं ऑफ बी की, बी कंपोनेंट की हम आर एक्स वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हम ऊपर कंपोनेंट लिखेंगे जिस कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं बी कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं, तो बी लिखेंगे, बी का डिस्टेंस इस बेस लाइन से कितना है 10। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे स्टैंडर्ड ने कितना फासला कवर किया बेस लाइन से, वो वाला आ जाएगा इधर, 5 दूनी 10 आ गया, इनके 5 दूनी 10। हमेशा याद रखना कि जोन सी आर एक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल होती है वो ये वाली होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कंसिडरेबल होती है।
ये आर एक्स वैल्यू का जाहिर कर रही होती है कि ये जो सा ए कॉम्पोनेंट है ना, ए कॉम्पोनेंट जो सा है ये हमारे स्टैंडर्ड के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही। अगर किसी भी मिक्सचर के किसी भी कंपोनेंट की आर एक्स वैल्यू 1 के इक्वल निकला है ना, तो उसका मतलब क्या है कि वो कंपोनेंट जो सा होगा, वो कंपोनेंट मिक्सचर का वो वाला कंपोनेंट कि जिसकी आर एक्स वैल्यू 1 आ रही है, वो कंपोनेंट हमारा स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड ले लिया है जी, अमाइनो एसिड ले लिया, ये स्टैंडर्ड हमने क्या लिया है, अमाइनो एसिड। जैसे ही इस कंपोनेंट की वैल्यू, इस स्टैंडर्ड हमने अमाइनो एसिड लिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ही ए कंपोनेंट की आर एक्स वैल्यू 1 आ गई है, इसका मतलब क्या है कि ए कंपोनेंट भी अमाइनो एसिड ही है। इसका मतलब क्या है कि जो सा ए कंपोनेंट है वो भी अमाइनो एसिड है, और जो सा ये जो सा स्टैंडर्ड है ये भी अमाइनो एसिड है। यानी कि जिस भी कंपोनेंट की आर एक्स वैल्यू 1 आ गई है तो वो कंपोनेंट हमारा स्टैंडर्ड से मैच कर जाएगा, ठीक है ना, समझ आ गई है। ये थोड़ी सी बात थी, मैंने बता दिया आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आएगी, वो इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।